protein filament. It is an elaborate network of protein filament which is embedded in the cytoplasm. क्योंकि एक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सभी सेल ऑर्गेनेल का कोई पर्टिकुलर फंक्शन रहता है और उसके फंक्शन के हिसाब से कोई ना कोई पोजीशन रहती है. तो हर सेल में हर ऑर्गेनेल की एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है, वो वैसी ही रहनी चाहिए. और एक क्या कहता है, सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसके हिसाब से सभी ऑर्गेनेल्स को एक फिक्स पोजीशन के लिए, फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए जो नेटवर्क रहता है उसको क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन. सो साइटोस्केलेटन जो रहता है वो प्रोटीन फिलामेंट से बनता है और इनका नेटवर्क बना रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी एक ऑर्गन है या ऑर्गेनेल है, ठीक है, तो उसको इसी पोजीशन में रखने के लिए बहुत सारे फिलामेंट रहेंगे. तो ये एक फिलामेंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके, और चौथा. ठीक है, द पॉइंट इज कि ये एक सेल ऑर्गेनेल को सेल में एक ही पोजीशन पे रखने के लिए इतने सारे फिलामेंट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं और क्रॉस होने के बाद वो ऑर्गन की पोजीशन फिक्स रखते हैं. अब इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले बताया कि फंक्शन, और दूसरा सेल में प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहे. पॉइंट इज कि जो भी ऑर्गेनेल काम करने वाले हैं उनमें काम, उनके फंक्शनिंग में कोई एरर ना आए या कोई तकलीफ ना जाए, इसके लिए दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्म इज नेसेसरी. अब ये जो भी साइटोस्केलेटन रहता है, प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहेगा, इसमें 3 टाइप के फिलामेंट रहते हैं. ठीक है, और ये तीनों टाइप के फिलामेंट में डिफरेंस क्या रहेगा, उनकी लेंथ और उनकी डायमीटर. ठीक है, कुछ फिलामेंट जो रहते हैं वो बहुत लॉन्ग रहते हैं और पतले रहेंगे, कुछ फिलामेंट और उनमें ब्रांचिंग नहीं होती. कुछ फिलामेंट ऐसे रहते हैं जिनमें ब्रांचिंग होती है और ये दो लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट को ऑर्गेनेल के साथ कनेक्ट करके रखते हैं. ओके, सो ये जो है ये साइटोस्केलेटन का नेटवर्क है. अब ये जो भी नेटवर्क है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्टिकल. सबसे पहले दैट इज ए इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट और proteinaceous cell and its organelles, और जिसको क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, सेल में जो भी ऑर्गेनेलीज है यार, सेल में जो भी ऑर्गेनेलीज है उनको सपोर्ट करेंगे और सेल का शेप जो रहेगा वो मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, और हाँ, सपोर्ट सेल, इट्स ऑर्गेनेल एंड शेप ऑफ सेल. ठीक है, सेल का जो शेप रहेगा ये मेंटेन किया जाएगा. अब यहाँ पे ये जो भी फाइबर्स या प्रोटीन फिलामेंट है ये किस में प्रेजेंट रहेगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट में इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि प्रोकैरियोट जितने भी ऑर्गेनेल है, वहां ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल ऑर्गेनेल नहीं रहते. डीएनए ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रहता है. राइबोसोम वैसे भी फ्री रहता है, वो ट्यूब्यूल मिलके बनाएंगे साइटोस्केलेटन. अब ये तीनों चीजों में या तीनों ट्यूब्यूल में डिफरेंस क्या है कि वो कौन से प्रोटीन से बनते हैं और उनका डायमीटर क्या है. ठीक है, इसमें से सबसे पहला जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स या ऑल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, दे आर जनरली 7 नैनोमीटर इन डायमीटर. उनकी डायमीटर 7 नैनोमीटर रहती है और वो जिस प्रोटीन से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्टिन. एक्टिन नाम का प्रोटीन रहता है. इस प्रोटीन से, दिख रहा है ना वहां तक, एक्टिन नाम का प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन से ये फिलामेंट बनता है. और ये जो भी फिलामेंट है ये जनरली साइज से कम रहेगा, स्लेंडर रहेगा. ठीक है, एक मिनट, स्पीड और थोड़ी स्पीड और. ये जनरली सिलेंडर रहता है और इलोंगेटेड रहता है. और एक्टिन फिलामेंट का मॉलिक्यूलर वेट जनरली कम रहता है, इसकी वजह से उसको क्या बोला है, माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर कम है और वो सिलेंडर रहता है और थिन रहता है, इसलिए उसको क्या बोला है, माइक्रोट्यूब्यूल. सेकंड जो है उसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, या उसको दूसरा नाम, सॉरी, माइक्रोफिलामेंट, एक मिनट. और दूसरा ये जो है इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन. दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल जो रहता है इट इज जनरली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ठीक है,
ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसलिए उसको क्या बोला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्यूबुलिन। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट बोला है, और यहाँ पे जो एक्टिन प्रेजेंट होने की वजह से इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, एंड इसका डायमीटर रहता है इन जनरल 25 नैनोमीटर्स। ठीक है, 25 नैनोमीटर का डायमीटर रहेगा। और इसके अलावा और एक तीसरा रहता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो बीच में प्रेजेंट रहेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट जनरली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। दो जो भी माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ जब क्रॉस होंगे, तो ये क्रॉसिंग होने के बाद इनके बीच में ब्रांचिंग होनी चाहिए। क्यों ब्रांचिंग की जरूरत क्या है, क्योंकि ये जितने भी फिलामेंट है, इन सबका काम क्या है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनको होल्ड करके रखना, जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनको होल्ड करके रखना। तो ये होल्ड करके रखने के लिए उनको कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट एक तो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन से भी बन सकता है, दो एग्जैक्टली एक्टिंग या कंप्लीटली ट्यूबुलिन से नहीं बनते, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन रहते हैं। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो कुछ वैरी कर सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट में। ओके, और दूसरा ये जो फिलामेंट रहता है, इट इज जनरली 8 to 12 nanometer in diameter, and it is generally made up of various types of protein. ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के प्रोटीन जो रहते हैं उससे बनता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट को दूसरा नाम क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ओके, सो ये तीनों फिलामेंट मिला के क्या बनाएगा, साइटोस्केलेटन। और जिसके नेटवर्क की वजह से ये जितने भी सेल ऑर्गेनिल है वो वहीं पे रहेंगे जहां पे सेल में उसकी पोजीशन है। ओके, ये हुआ फिलामेंट के बारे में। देन नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूब जैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ये प्रोटीन। और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए उसको क्या बोला है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंड दे एक्ट एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, एक्ट एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन as well as sensory organ. ओके, सो और इसके साथ सीलिया जो रहता है, जिसका साइज जनरली छोटा रहता है, ये जो सीलिया ये अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, ये जो भी सीलिया है वो अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लोकोमोटरी ऑर्गन करके भी काम करता है, सेंसरी ऑर्गन करके भी काम करता है, और दूसरा एक बताया, हाँ, एंड फॉर एडहेजन, या उसको कहेंगे मैकेनिकल फंक्शंस, एडहेजन और मैकेनिकल फंक्शंस। सो ये सब चीजों के लिए फ्लैजेला और सीलिया यूज होते हैं। अब ये जन दोनों स्ट्रक्चर सेल के फंक्शन के हिसाब से बनेंगे। प्रोकैरियोट में ज्यादातर फ्लैजेला और सीलिया का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सीलिया और फ्लैजेला का परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए बाकी के ऑर्गन रहते हैं। जैसे एनिमल्स के केस में हमें लिम्स रहेंगे, तो हाथ पैर का यूज अपन करते हैं चलने के लिए या डिस्प्लेस होने के लिए। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया जो है वो जनरली अटैचमेंट में हेल्प करता है, और फ्लैजेला एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए हेल्प करता है। एंड सीलिया ऑल्सो हेल्प्स इन एडिशन। ओके, सो ये उनके फंक्शन हुए। अब जनरली ये तीनों दोनों चीजों में, अच्छा वीडियो ओके, 2 मिनट में फिर से ये में दे आर सेम और दे आर सिमिलर
सिमिलर इन देयर ओरिजिन, फंक्शन। ठीक है, इनका फंक्शन जो है वो जनरली सिमिलर रहता है और इनका ओरिजिन हम जनरली एक ही चीज से आता है। एक बेसल बॉडी नाम करके स्ट्रक्चर रहता है, जैसे ट्यूबुलिन। सेंट्रोसोम में सेंट्रोसोम में कौन सा ऑर्गेनेल रहता है? दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कौन से रहते हैं सेंट्रोसोम में? ये सेंट्रियोल जैसा रॉड लाइक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, इससे दोनों ओरिजिनेट होते हैं। कौन? सीलिया भी और फ्लैजेला भी। ये दोनों का ओरिजिन जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से होता है, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और उसको अलग से नाम क्या दिया गया है? बेसल बॉडी। सिमिलर इन देयर ओरिजिन, और ओरिजिन कहां से होगा? बेसल बॉडीज। और इनमें फंक्शन जो रहता है वो सिमिलर रहता है। अब बेसल बॉडीज क्या है? ए सेंट्रियोल लाइक structure which give rise to cilia और flagella। ठीक है, सो ये जो भी सीलिया और फ्लैजेला है, इनमें ओरिजिन जो है वो इस बेसल बॉडी से होगा। बट इन दोनों में फर्क क्या है? अगर सीलिया और फ्लैजेला में ये दोनों चीजें अगर सेम है, या ये तीनों चीजें अगर सेम है, तो उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? दे डिफर इन देयर नंबर। ठीक है, बट दे डिफर, बोथ ऑफ देम डिफर इन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें में डिफरेंस रहेगा। सीलिया और फ्लैजेला का नंबर जो है वो डिपेंड किस पे करता है? कि उस सेल में कौन से फंक्शन है। जैसे एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में फ्लैजेला जो है, ठीक है, वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा? सिर्फ गमिट में। बाकी के जो भी बॉडी है, बॉडी के दूसरे सेल में, गमिट्स के अलावा जो भी दूसरे सेल्स है बॉडी के, वहां पे फ्लैजेला नहीं रहता। और एनिमल्स में सीलिया कहां पे प्रेजेंट रहेगा? जहां पे फिल्ट्रेशन की जरूरत है। जैसे हमारे नेजल एपिथेलियम और ब्रोंका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें सीलिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर, ओके वो अलग है। माइक्रोविलाई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हुआ, बट वो थोड़ा बहुत सीलिया जैसा फिल्ट्रेशन का काम करता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बट पॉइंट है कि सीलिया कहां पे प्रेजेंट रहेगा? जहां पे फिल्ट्रेशन की जरूरत है या किसी चीज को प्रोपेल करने की जरूरत है। अगर वही प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जनरली सीलिया एब्सेंट रहते हैं, प्लांट पे फ्लैजेला भी एब्सेंट रहते हैं, बट फ्लैजेला उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे जहां पे वाटर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जैसे अल्गी और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अल्गी और ब्रायोफाइट्स जो है, इन दोनों ग्रुप्स में सिर्फ गमिट में, मेल गमिट में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। सीलिया भी प्लांट में जनरली कम ही रहता है। सीलिया का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड सम एनिमल टिश्यू। सभी के सभी नहीं, बट एनिमल में कुछ जो टिश्यू रहते हैं उनमें सीलिया का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा सीलिया कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया में। ठीक है, फंगस में भी उतने प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और फंगस में सिर्फ मोटाइल गमिट में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। इन जनरल प्लांट जो है, प्लांट में मोटाइल गमिट के अलावा और कहीं भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, और एनिमल में भी वही मोटाइल गमिट के अलावा कहीं भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहेगा। बैक्टीरिया एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे फ्लैजेला और सीलिया दोनों का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म में इतने सब दोनों ऑर्गन्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जो है साइज के बारे में हुआ। अब ये जो भी है, इसमें और एक चीज अलग अलग रहती है। दे आर बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला are covered by membrane or covering layer called axoneme। ठीक है, ये जो भी कवरिंग रहेगी, एक्सोनिम उसको नहीं, एक्सोनिम कोर को कहते हैं।
सो ये जो कवरिंग है ये उसके ऊपर रहेगी, किसके ऊपर? सीलिया और फ्लैजेला के ऊपर। और एक्सोनिम इज द कोर ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोर का जो पार्ट है उसको कहेंगे एक्सोनिम, और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन रहेगी वो मेम्ब्रेन या ये जो कवरिंग है ये किसका एक्सटेंशन रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, सो ये फॉर एग्जांपल ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया फ्लैजेला, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग रहेगी। और समझो अगर ये कवरिंग है तो इसके अंदर ये जो भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो ये जो भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हुआ? एक्सोनिम। और ये उसके ऊपर का कवरिंग, तो ये जो कवरिंग रहेगा ये किससे बनेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और अंदर में जो एक्सोनिम है, ये जो यहाँ पे रिफिल जैसा ये रिफिल जो है ये किसका? ये एक्सोनिम रहता है। और ये किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। ये एक्सोनिम किससे बना रहेगा? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। अब ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल है यानी एक्सोनिम पार्ट, एक्सोनिम यानी कौन सा पार्ट? कोर। तो ये जो कोर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ दीज ट्यूब्यूल। और ये जितने भी ट्यूब्यूल है ये कौन से अरेंजमेंट में रहेंगे? 9+2। ठीक है, द कोर इज मेड अप ऑफ 9 डबलेट rings at periphery or 2 in center। ठीक है, ये जितने भी ट्यूब्यूल्स रहते हैं ये रिंग के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। तो 9 डबलेट रिंग रहेगी, डबल यानी 2, और बीच में 2 रहेगी। इस टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 एरे और 9+2 अरेंजमेंट। तो ये जो 9+2 अरेंजमेंट है ये किसके लिए है? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। सो इट इज कॉल्ड एज 9+2 एरे और अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये माइक्रोट्यूब्यूल से इसका क्या बनेगा? कोर और सेंटर में जो रिंग रहेगी वो। ठीक है, सो ये जो है ये किसके स्ट्रक्चर के बारे में हुआ? सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? जो डिफरेंस जो है नंबर का, फ्लैजेला जो रहता है वो जनरली कम नंबर में रहते हैं एज कंपेयर टू सीलिया इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में सीलिया का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, फ्लैजेला का कम रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में पूरे सेल वॉल के ऊपर जो है वो मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं और उसके साथ ही मल्टीपल सीलिया भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये जो अगर बैक्टीरिया की सेल है तो इसके एक एंड में बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे और दूसरे एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे। या फिर कोई भी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल सेल रहते हैं जिनमें एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है। सो फ्लैजेला का नंबर जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीसीज है बैक्टीरिया की। ठीक है, सीलिया भी बैक्टीरिया में ज्यादा रहेंगे, बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें उनके फंक्शन के हिसाब से सीलिया का पैटर्न अलग अलग रहेगा। ओके, सो ये हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा इनकी मूवमेंट। ठीक है, जनरली सीलिया जो रहते हैं, सीलिया जो है उनमें कौन सी मूवमेंट रहेंगी? वेवी मूवमेंट। ठीक है, सीलिया जो रहते हैं उनमें वेव लाइक मूवमेंट रहते हैं। सो ये जो वेव लाइक मूवमेंट है ये किसमें रहेगी? सीलिया में। सो ये मूवमेंट जो है वो एक टाइम पे नहीं होती, बहुत सारे पार्ट जो रहते हैं वो, दिख रहा है, इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू सीलिया का मूव करेगा। वो मिलीपेट्स पता है? मिलीपेट्स पता है क्या? कीड़ा रहता है उसमें बहुत सारे पैर रहते हैं, हजारों पैर रहते हैं एक कीड़े में। ये चलता है तो उसके पैर ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, वेवी फॉर्मेशन में मूव हो रहे हैं। उस जैसा वेवी पैटर्न के जैसा मूव होगा सीलिया। और फ्लैजेला की मूवमेंट जो रहती है एक तो वो रोटेटरी रहेगी या फिर बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ या फिर उसको दूसरा क्या? रोटेटरी मूवमेंट। सो फ्लैजेला जनरली हैव बैक एंड
फोर्थ मूवमेंट. फ्लैजेला जनरली हैव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. सो ये फर्क रहता है सीलिया और फ्लैजेला में. और दूसरा फर्क रहेगा, ओके वो फ्लैजेला का डिफरेंस है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे. अभी तक ये जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ पूछना है या फिर कवरिंग. ठीक है, ये शीथ और कवरिंग किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी? फ्लैजेला और फ्लैजेला के ऊपर. इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोनिम और कोर. और ये एक्सोनिम में क्या प्रेजेंट है? 9 डबलेट रिंग स्ट्रक्चर हुआ है. ठीक है, और ये 9 रिंग किसने बताया? डबलेट फॉर्म में. डबलेट यानी 2 प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो ये एक रिंग हुई और उसके साथ अटैच रहेगी दूसरी रिंग. रहेगी और बीच में और 2. ओके, सो ये जो भी है ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? एक्सोनिम का. ये पूरी की पूरी को. सो ये 9 डबलेट रिंग और सेंट्रल में 2. तो ये जो अरेंजमेंट इसको क्या कहेंगे? 9+2. क्योंकि 9 जो है वो कहां पे? पेरिफेरी पे है. और बीच में 2 जो रहते हैं वो कहां पे? सेंटर में. सो इसके ऊपर इस टाइप की कोटिंग रहती है. प्रोटीन फिलामेंट का स्ट्रक्चर रहता है इस टाइप से. और इसके अलावा ये जितने भी रिंग्स है, ये डबलेट रिंग्स सेंट्रल सिलेंडर या सेंट्रल पार्ट जो है उससे प्रोटीन फिलामेंट के थ्रू अटैच रहते हैं, जिसको कहते हैं रेडियल स्पोक्स. जिसको क्या कहेंगे? रेडियल स्पोक. स्पोक्स के थ्रू अटैच रहेंगे क्या? ये पूरे डबलेट रिंग. और इसके साथ और तीसरी चीज रहती है, ये 9 के 9 भी डबलेट रिंग एक दूसरे के साथ भी अटैच रहते हैं थ्रू अनदर रे ऑफ माइक्रोफिलामेंट. और ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये जनरली कैसे रहेंगे? इस तरीके से. सो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? एनाटॉमी ऑफ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. ओके, सो ये हुए पूरे, ये अंदर का पूरा पार्ट. ये हो गई शीट, आउटर शीट. से ये हो गई डबलेट रिंग. ओके, और ये हो गए सेंट्रल ट्यूब्यूल. ये ब्लू वाले क्या हो गए? रेडियल स्पोक्स. ओके, और ये डबलेट रिंग और सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये दोनों को या ये पूरा का पूरा पार्ट, ये 1 2 3, ये तीनों मिला के क्या बनेगा? एक्सोनिम. ठीक है, ये तीनों मिला के क्या बनेगा? एक्सोनिम. क्या? ये डबलेट रिंग, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल और ये रेडियल स्पोक ब्लू कलर के. सो इतनी चीज मिला के क्या बनेगा? एक्सोनिम. वो हो गई कोर. और उसके ऊपर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या रहेगी? शीट. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? सीलिया और फ्लैजेला. एक चीज यार, फंक्शन के बारे में पता है. अब डिफरेंस है फ्लैजेला, क्योंकि फ्लैजेला प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट रहता है और फ्लैजेला यूकैरियोट में भी प्रेजेंट रहता है. सो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेम नहीं रहते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेम नहीं रहते हैं. उनका स्ट्रक्चर, उनकी मूवमेंट और उनका नंबर, ये डिफरेंस रहेगा. प्रोकैरियोट में जनरली एक पूरे ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला ऊपर प्रेजेंट रहेंगे या फिर सोमैटिक सेल कहेंगे जिसको, जो नॉन सेक्सुअल सेल और नॉन गमेटिक सेल्स है. ये नॉन गमेटिक सेल्स में भी फ्लैजेला रहता है. बट यूकैरियोट में जनरली गमेटिक सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वही सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे? फ्लैजेला. ओके, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है उसमें क्या रहेगी? शीट एब्सेंट रहती है. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट है, ये ब्लू कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट जो है वो एब्सेंट रहेगी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला. इसमें सिर्फ एक्सोनिम रहता है. दूसरा,
प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो रहेंगे वो साइज से छोटे रहेंगे, मतलब उसकी डायमीटर भी कम रहेगी और उसका लेंथ भी कम रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोट का एग्जांपल है क्या, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली उसके सेल के हिसाब से उसमें फ्लैजेला बनेंगे। तीसरा, ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो जिस प्रोटीन से बनती है उसको कहते हैं फ्लैजेलिन। उसको क्या कहेंगे, फ्लैजेलिन, P9, फ्लैजेलिन। सो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है एंड दे परफॉर्म रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट यानी क्या पता है, रोटेटरी मूवमेंट यानी कौन सी मूवमेंट है रोटेटरी मूवमेंट, हाँ सर्कुलर, मतलब कौन सी डिग्री, 180 डिग्री में होगी या 360 डिग्री में होगी, हाँ 360 डिग्री। सो ये जो भी मूवमेंट है, ओके, ये टाइप की रोटेटरी मूवमेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में, एंड दे जनरली अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। ठीक है, दे जनरली अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये जो भी सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी है उसके बिना प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला नहीं बन सकते, बट यूकैरियोट में ऐसी केस नहीं होती। यूकैरियोटिक फ्लैजेला शीत रहती है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में शीत रहेगी, और ये शीत किससे बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा लेमा से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा। सेकंड, दे आर लॉन्ग एंड थिक, उनकी डायमीटर बड़ी रहती है और वो लंबे रहते हैं, बट ये यूकैरियोट में जनरली कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, गमिट्स में। ओके, देन थर्ड, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। They are generally made up of tubulin protein, कौन, eukaryotic flagella. Then they perform lashing movement, lashing or undulatory, ठीक है, अंडुलेटरी एंड लैशिंग यानी क्या, जो लेफ्ट एंड राइट होती है, जैसे सांप जैसा चलता है, ठीक है, सांप जैसा ऐसा चलता है, उसको अपन क्या कहेंगे, अंडुलेटरी मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है, बैक एंड फोर्थ या अंडुलेटरी या फिर लैशिंग मूवमेंट जो है वो कहां पे रहेगी, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में। और रोटेटरी 360 डिग्री में जो मूवमेंट रहेगी वो किसमें रहेगी, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में। इसके अलावा यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर जनरली रूटलेस, मतलब दे डू नॉट अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो रहता है वो बेसल बॉडी से नहीं बनता, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बनाता है, बट उसको सेंट्रियोल जैसा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहती। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ओके, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ये हुआ फ्लैजेला के बारे में। इधर अपने सभी सेल ऑर्गेनेल खत्म होते हैं, जितने भी वो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट में नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो सभी सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ तक हुआ। ये अपना सेल बायोलॉजी का चैप्टर खत्म होता है। नोट्स मिले थे, एक दो दिन में आपको डीपीपी मिल जाएगी। वो प्लांट एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा, नंबर वन बताओ, प्लांट और एनिमल सेल में पहला डिफरेंस क्या रहेगा, सेल वॉल, और एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। ओके, दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नहीं रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी उस एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है, उतना ज्यादा बुक में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन तुमको याद रखना है कि एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। ओके, प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जनरली कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। ओके, उसके बाद हाँ एक और पॉइंट बताया, हाँ vacuoles, yeah, plant generally have larger vacuoles but animals have smaller vacuoles.
ठीक है। एनिमल में वैक्यूल्स क्यों छोटे रहेंगे? एनिमल्स में वैक्यूल्स क्यों छोटे रहेंगे? एनिमल स्टोरेज के नहीं रहता, बट वाटर स्टोरेज पहली प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। वाटर वैक्यूल छोटे इसलिए रहते हैं क्योंकि हाँ, प्लांट के केस में भले ही वैक्यूल में वाटर स्टोर होता है, बट वैक्यूल कोई प्राइमरी ऑर्गन नहीं है वाटर के लिए प्लांट में। ओके। प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है प्लांट में वाटर के लिए? जाइलम। जाइलम में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी स्टोर होता है। वैक्यूल सेल के हिसाब से प्रेजेंट रहेगा। ओके। और दूसरा मेन डिफरेंस क्या रहेगा? वाटर का पॉइंट जो है वो मेन, ये कोई मेन पॉइंट नहीं, मेन डिफरेंस क्या रहेगा उससे रिलेटेड वैक्यूल से? प्लांट के केस में एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ऑर्गन नहीं रहते, एनिमल में एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ऑर्गन रहते हैं। ठीक है। सो एनिमल में एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ऑर्गन है, तो उनको सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई plants have plants have larger vacuole and animal have smaller vacuole. Okay. दूसरा, प्लांट डू हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। कम क्यों रहेंगे? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी जनरेट होते हैं, कम अमाउंट में रहेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी जनरेट होते हैं। एंड प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है। प्लांट स्टेशनरी ऑर्गन है, उनको जो भी एनर्जी लगेगी वो किसके लिए लगेगी? एक तो सेल डिवीजन करने के लिए या सीड प्रोड्यूस करने के लिए। इन दो, और सेल डिवीजन या सीड प्रोड्यूस करना, इसके अलावा और कोई चीज नहीं रहती जहां पे प्लांट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। दैट्स वाई प्लांट्स हैव प्योर माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया का परसेंटेज ज्यादा रहता है बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफ। अपन बाहर से खाना खाते हैं और उसके बाद उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड मोर मशीनरी टू प्रोड्यूस एटीपी। और दूसरा, वी आर मोटाइल ऑर्गन, हम एक जगह पे नहीं रहते, वी आर नॉट सेंडेटरी, हम घूमते फिरते रहते हैं, तो उस चीज में मसल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और मसल को एनर्जी कहां से मिलेगी? जब वो ग्लूकोज या बाकी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे, और ग्लूकोज और बाकी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एनिमल में ज्यादा रहेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है या बहुत स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑन कंसिस्टेंट बेसिस बोला है, एक दिन नाचोगे और फिर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ेंगे, मतलब बहुत हफ्तों तक, महीने तक जब कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहोगे, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता है। तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो इतनी बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत रेडिली रिलीज होगी। ओके। देन नेक्स्ट, प्लांट से लैक सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम नहीं है तो सेंट्रियोल भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट में जो भी स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट है वो सेल वॉल से आता है। दूसरा, एनिमल में सेंट्रियोल की जरूरत रहती है सेल डिवीजन के लिए, इसलिए एनिमल में सेंट्रियोल परसेंट है। ओके। थर्ड, लाइसोसोम जो है वो प्लांट में बहुत कम ऑकरेंस के रहता है, क्योंकि लाइसोसोम का काम वैक्यूल करता है। प्लांट के वैक्यूल में भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम कभी कभी स्टोर किए जाते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो काम क्या करेंगे? डिग्रेडेशन का। सो इसीलिए प्लांट में लाइसोसोम का परसेंटेज बहुत कम रहता है। ठीक है। एनिमल के केस में लाइसोसोम्स आर जनरली ऑफ मोर ऑकरेंस। ठीक है। लाइसोसोम का परसेंटेज एनिमल में ज्यादा रहेगा। ठीक है। हाँ, पता है, प्लास्टिड का भी पॉइंट है। ओके। सो प्लांट्स हैव अबंडेंट प्लास्टिड, और प्लास्टिड का नंबर जो है बहुत ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई प्लास्टिड्स आर अबंडेंट। ठीक है। एनिमल जनरली लैक प्लास्टिड। ठीक है। एनिमल में प्लास्टिड नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या कोई भी टाइप का क्रोमेटोफोर बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एनिमल में प्लास्टिड नहीं रहेगा। ठीक है। और पेरोक्सिसोम किस में ज्यादा रहेगा? पेरोक्सिसोम जैसे ऑर्गेनिल्स किस में ज्यादा रहेंगे? ग्लाइक्सिसोम और पेरोक्सिसोम।
अरे ग्लाइक्सिज्म और पेरोक्सिज्म का नहीं बताया क्या? ग्लाइक्सिज्म जनरली मोर ऑफ कॉमन अकरेंस इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल में ग्लाइक्सिज्म का परसेंटेज ज्यादा रहता है। अब ग्लाइक्सिज्म में यहाँ पे आई भी यूज करते हैं और वाई भी यूज करते हैं, दोनों सही है। ओके, ग्लाइक्सिज्म प्लांट में रेयर रहते हैं। सिर्फ जो सी ऑयल प्लांट्स है, ठीक है, सोयाबीन, पीनट, सनफ्लावर, ऐसे जितने भी प्लांट है जिनमें फैट और ट्राइग्लिसराइड का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसे ही प्लांट में ग्लाइक्सिज्म का परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, बाकी के जितने भी प्लांट है उनमें ग्लाइक्सिज्म प्रेजेंट नहीं रहते, उनमें पेरोक्सिज्म का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। पेरोक्सिज्म रिलेटिवली कॉमन, थोड़े कम रहते हैं प्लांट के कंपैरिजन में, बट प्लांट के कंपैरिजन में ग्लाइक्सिज्म का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, दूसरा, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहता है? प्लांट और एनिमल, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा? जो फूड स्टोर किया जाता है वो क्या रहेगा, बताओ? फूड मटेरियल। प्लांट में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा और एनिमल में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, बताओ? बताओ जल्दी। प्लांट नहीं करते, सेलुलर स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। और बताओ, एनिमल में क्या रहता है? फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? सेलुलोज के अलावा और कौन सा पॉलीसैकेराइड रहेगा? सेलुलोज छोड़ के, हाँ, फैट। और फैट का कौन सा कंपाउंड? फैट का कौन सा कंपाउंड, बताओ? ओके, फैटी एसिड के अलावा, फैटी एसिड सेकेंडरी रिजर्व फूड मटेरियल है, प्राइमरी नहीं। प्लांट का भी बताओ और एनिमल का भी बताओ। फैटी एसिड, हाँ, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में रहेगा? ग्लाइकोजन किस में रहेगा? एनिमल। और प्लांट में क्या रहेगा? प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा रहेगा? नहीं, स्टार्च। सुक्रोज जो है वो सिर्फ गन्ने में स्टोर होता है, बट सभी प्लांट में सुक्रोज सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। जो भी सुक्रोज होगा उसका कन्वर्शन किस में करेंगे? स्टार्च में। सो स्टार्च जो है वो एनिमल में नहीं बनता, प्लांट में बनता है। और एनिमल में क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन फैट है या कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन फैट है या कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, या दोनों है? हाँ, बराबर है, टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट है। बट उसको कुछ बुक्स में या उसको फैट भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि दे आर जनरली ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, ग्लाइकोजन इज जनरली ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर, तो कुछ बुक में इसको फैट भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि फैट नेसेसरीली फैटी एसिड से नहीं बनते। कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोफोबिक है उस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे? फैट। ओके, सो एनीवे, सो कार्बोहाइड्रेट भी, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, बट एक एनिमल में बनेगा, एक प्लांट में बनेगा। ओके, और इसके अलावा, और लास्ट वाला पॉइंट, हाँ, अब तक जो